हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? अब हम लोग डे 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे बेटू, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम पूरी फील्ड के साथ आज चार्ज को खत्म कर देंगे और चार्ज की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देंगे। उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको खत्म कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद चार्ज नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा क्लियर होगा। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चार्ज। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं या पूरी 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर हर जगह आपको चार्ज मिलेगा। बस रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक को छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो हम हर जगह चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो चलो मेरा बच्चा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप ये वीडियोस को मेरे ऐप आरपी फिजिक्स के ऊपर भी देख सकते हैं, जो कि सीक्वेंस में आपको मिल जाएगी विद द नोट्स, सारे नोट्स के साथ। और मैंने नाम दिया है डे 1 फील्ड के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मेरा बेटू कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो मैं करता हूं इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। अब मेरा बच्चा, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, ये है चार्ज। और वही स्टैटिक की बात करूं तो इसका मतलब होता है रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में मौजूद है तो इस कंडीशन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैंने कहा स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। ठीक है सर, चार्ज को अगर हम रेस्ट में पढ़े तो वो इलेक्ट्रोस्टैट है। सर चार्ज क्या होता है पहले तो यही पता होना चाहिए, फिर तभी तो पता चलेगा रेस्ट में है मोशन में है तो क्या होगा। तो आइए इसी कहानी को आज हम, इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलो पहले हम आज चार्ज को समझते हैं। बट उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां दिखता है, कहां मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को ऑब्जर्व कर सकता हूं, इन सारी चीजों को भी समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको कहां दिखा है। जैसे ये मैंने वुलन हुडी पहन रखी है, अगर मैं ऐसे ही पॉलिस्टर के कोई जो थोड़े से फर टाइप के होते हैं, अगर उनको आप पहन लो और डार्क कमरा ले लो, उसके ऊपर ऐसे करो तो चट चट सी आवाज आएगी और स्पार्क सा भी दिखता है ऐसे अगर रब कर रहे हैं आप। या छोड़ो, आप कभी मतलब आपने ब्लैंकेट को फोल्ड कर रहे हैं तो ब्लैंकेट को फोल्ड करते वक्त चट चट सी आवाज आती है। अरे ये भी छोड़ो, मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल अगर आप वुलन कपड़े पहनते हैं और जो भी हेयर्स है उस वुलन कपड़े को उतारिए, उसके बाद जो हेयर है, हेयर आप देखोगे आपके हेयर खड़े होते हुए दिखाएंगे, अट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे उनकी तरफ। ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सारा फिनोमिना इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही है। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये सब हमने ऑब्जर्व किया। और आपको बता दो एक और चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां ऑब्जर्व किया आपने? कभी ना कभी इस क्लास के अंदर जब एक स्केल को ड्राई हेयर पे रब करा है तो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होता था। तो इस फिनोमिना को भी कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सारे फिनोमिना इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम बेहतर तरीके से समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरा बेटू, हमने देख लिया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी के बाद मैंने कहा चार्ज एट रेस्ट आर नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, डन मेरा बेटू। अब ध्यान से सुनो, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज होता क्या है। अगर हम चार्ज को पढ़ें तो चार्ज को पढ़ने के लिए बता दूं कि चार्ज क्या है। चार्ज इज नथिंग एल्स, इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। यानी ये एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की। पांडे सर, मुझे थोड़ा सा पहले बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब समझ नहीं आ रहा कि बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक प्रॉपर्टी? सबसे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टी समझेंगे। यार ऐसा समझेंगे ताकि हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए मेरे बच्चा बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं। सपोज कीजिए मैं ये फोन की बात करता हूं, ये मेरा फोन है। अब इस फोन की अगर आपसे कोई बेसिक प्रॉपर्टी पूछता तो आप आंसर करते कौन सी कंपनी का है, इसका कलर क्या है, कितना रैम है, कितनी इसके अंदर स्टोरेज है, क्या प्रोसेसर है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है।
दीज ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ द फोन। अगर मैं ये पेन की बात करूं तो पेन की प्रॉपर्टी, अरे ये लिखने में यूज होता है, इसकी हाइट क्या है, कौन से कलर का है, क्या डेप्थ है, व्हाटएवर। अगर मैं इस चश्मे की बात करूं, इस चश्मे की बात करूं, क्या है इसकी प्रॉपर्टी, भाई कितने पावर का है, कौन सा लेंस यूज हुआ है, ये सब है प्रॉपर्टी, सेम एज इट इज। वहां पे कहा गया एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज कहलाती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स तो मेरा बेटू को पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है, क्योंकि अभी अभी तो मेरा बेटू 12th में आया है, तो कैसे सीखेगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्री पार्टिकल इज नथिंग एल्स। एलिमेंट का नाम सुना है, चलो एक कार्बन नाम का एक एलिमेंट है, हम कार्बन की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल, जितने भी पीरियोडिक टेबल में देखे हैं वो सारे ही एलिमेंट है, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स किससे बने होते हैं, ये कहीं ना कहीं इन सब के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, क्योंकि ये एलिमेंट का ही तो हिस्सा है, इसी से तो एलिमेंट्स बने हैं। कार्बन बना है, चाहे हाइड्रोजन बना है, चाहे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी बना है, वो सारे के सारे, ये जितने भी नाम लिए, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, सोडियम, वाटर, जो भी नाम लिए मैंने, सब के सब क्या है, एलिमेंट्स है। वो एलिमेंट्स किससे बने हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स से। तो उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वही कहलाती है चार्ज। जैसे मैंने फोन की प्रॉपर्टी बताई, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। वो एलिमेंट की जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज है, जो अल्फा की प्रॉपर्टीज, बीटा की प्रॉपर्टीज, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज ही चार्ज कहलाती हैं। सर ये चार्ज आया कैसे, पहला क्वेश्चन है कि ठीक है, समझ में आया कि चार्ज क्या है, चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है। एक एलिमेंट्री पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी को ही चार्ज कहते हैं। सर ये बात हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया, फील आ गया कि हाँ, एलिमेंट्री पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी ही चार्ज है। पर ये चार्ज आया कैसे, चार्ज डेवलप कैसे हुआ, इन सबको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। हमें एक टर्म समझना होगा, उस टर्म का नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन नाम का एक टर्म समझना होगा। अगर मैं वर्क फंक्शन की बात करूं कि वर्क फंक्शन क्या है, तो मैं कहता हूं एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी मिनिमम एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन होती है। एक एग्जांपल दे दो, मैंने कहा मेरी क्लास में श्याम और राम नाम का दो बच्चे बैठे हुए। मैंने कहा राम आप क्लास को छोड़ के जाओ, तो राम ने कहा सर मुझे 50 रुपए चाहिए तभी मैं क्लास छोड़ के जाऊंगा। श्याम ने बोला अरे मुझे तो 10 रुपए दे दो, मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा। किसको निकालना आसान है, श्याम को निकालना आसान है, क्योंकि श्याम को 10 रुपए दे के ही वो इजेक्ट हो जा रहा है। सेम एज इट इज, अगर मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, और इन दोनों बॉडीज को अगर मैं आपस में रब करूं, रब करना मतलब झगड़ा होने लगा। दो बॉडीज को मैंने आपस में रब किया, जब मैंने दोनों बॉडीज को आपस में रब किया, एक कमजोर था, एक पावरफुल था, एक का वर्क फंक्शन कम था, एक का वर्क फंक्शन ज्यादा था। वर्क फंक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि एक बॉडी पे ज्यादा एनर्जी चाहिए तब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ज्यादा पैसा चाहिए तभी वो इजेक्ट होगा। अगर बॉडी ए का वर्क फंक्शन मैं कहता हूं ज्यादा है बॉडी बी का वर्क फंक्शन से, तो बॉडी ए का वर्क फंक्शन ज्यादा है बॉडी बी के वर्क फंक्शन से, और दोनों को मैंने आपस में रब किया। रब करने के बाद आप मुझे यह बताएं कि किसने इलेक्ट्रॉन पहले लूज किया होगा। आप सब समझ गए होंगे कि बॉडी बी इलेक्ट्रॉन लूज पहले करेगा, क्योंकि बॉडी बी का वर्क फंक्शन कम है। अगर बॉडी बी का वर्क फंक्शन कम है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज पहले कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन को उसने पहले लूज कर दिया, सर प्रोटॉन क्यों नहीं लूज हो रहा, आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, प्रोटॉन छिपके बैठा होता है न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन सरफेस पे
मौजूद होता है, फ्री स्टेट में मौजूद होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से चार्ज बनता है। जैसे एग्जांपल, दोनों ही बॉडी न्यूट्रल थे, अब क्या हुआ, बी साहब ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ए ने गेन कर लिया। जब बी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ए ने गेन कर दिया, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ने इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो भाई साहब ये क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। और डोनर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और ये कौन है, एक्सेप्टर है, तो ये हमेशा क्या होंगे, ये नेगेटिव होंगे। ये एक्सेप्टर नेगेटिव होगा और ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, डोनर होगा। तो मुझे तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और खुद पॉजिटिव बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज, एक बंदा मेरे से आता है कि बस सर 10 रुपए दे दो, तो मैंने 10 रुपए दे दिए, तो वो कर्जदार हो गया, मैं डोनर हूं, मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए हैं, गॉट इट द पॉइंट मेरा बेटू। तो ध्यान से समझ कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बना, या बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये सब साइन कन्वेंशन देने वाले कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने ये साइन कन्वेंशन दिया था मेरे बच्चे, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, ताकि कैलकुलेशन में चीजें आसान हो। तो इसी तरीके से चार्ज हुआ। मेरा बेटा चार्ज समझ चुका है, चार्ज डेवलप कैसे होता है ये भी समझ चुका है, और चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी ये बात भी समझ चुका है। अब जब ये चीजें समझ चुका है तो चार्ज डेवलप कैसे होता है, एक तो रबिंग मेथड और एक है इंडक्शन मेथड, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इस तरीके से मेरा बेटा यहां पे चार्ज समझ चुका। चार्ज को हमेशा हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, आपकी मर्जी, चाहे कैपिटल क्यू से करो चाहे स्मॉल क्यू से डिनोट करो। अब चार्ज की जो यूनिट होती है, दिस इज कॉल्ड कूलाम। चार्ज की यूनिट जो होती है कूलाम होती है। प्रोटॉन को हमने पॉजिटिव साइन बोला हुआ है, और वही इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव चार्ज बोला है। याद रहे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक प्रोटॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। ये याद रखना मेरे बच्चे, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज अवेलेबल है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज अवेलेबल है। होप सो यहां तक भी कहानी क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रहा होगा, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो एक काम करते हैं, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे ऐप पे मुझे वॉइस नोट भी कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको वॉइस नोट पे रिप्लाई कर सकता हूं। तो मेरा बेटू, चार्ज की कितने तरीके के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके बारे में चर्चा ही क्या करना, क्योंकि हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं। अब आता है मेरा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टीज है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या कहता है, कहता है लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से तो क्या हुआ कि हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दो अनलाइक हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइक चार्ज यानी दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाए, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ, ऐसा पॉसिबल है एक ही कंडीशन में, अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो दूसरे चार्ज से, तो क्या होता है कि जो बड़ा वाला चार्ज है वो अपनी तरफ उसे खींच लेता है। अगर मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो दो सेम चार्जेस भी, दो लाइक चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि क्या है, नोट क्या है मेरा बेटू, टू लाइक चार्ज कैन अट्रैक्ट, दोनों लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं इफ द मैग्नीट्यूड
magnitude of one charge much greater than the magnitude of other charge. मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज. होप सो क्लियर है मेरा बच्चा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज को. एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है भाई? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर एक बॉडी पर मान लेते हैं कि हमारे पास +2 और -3 चार्जेस के बने, तो सीधा सा हम चार्ज को ऐड करते हैं और यहां पर आंसर आता है 2 - 3 = -1. तो ये बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई. अगर आपसे पूछे कि नेगेटिव चार्ज बॉडी कौन है, तो जिसके ऊपर एक्सिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो नेगेटिव चार्ज है. एक्सिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है. या डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन्स है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन्स है, तो भी वो बॉडी नेगेटिव चार्ज है. आंसर आ गया. अगर कोई आपसे पूछे कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी कौन सी है, तो आपको बोलना एक्सिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, या आप ऐसा बोले कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी हमारी? पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, ये सारी चीजें एक एक करके नोट करते चलोगे ना, तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी मेरे बेटे. तो एडिटिविटी क्या है कि सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges जो कि डिफरेंट लोकेशन पे अवेलेबल है, वो सब क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज है. अगर ये बॉडी है, यहां पर Q1 है, यहां Q2 है, यहां माइनस का Q3 है और सो ऑन n है, तो सबको हम ऐड कर देंगे. क्लियर है मेरे बच्चा? होप सो क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्वांटाइजेशन, मैं कहता हूं कि पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ही बनेगा. क्वांटाइजेशन क्या कहता है? क्वांटाइजेशन कहता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी. Q जो है मेरा बेटू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है एक बॉडी पे, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के. E की वैल्यू आप सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम. टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. कहने का एक सिंपल सा मतलब है कि एक बंदा कहता है कि मेरी बॉडी पे 100 चार्जेस अवेलेबल है. नंबर्स में ऐसा नहीं कह सकता, याद रहे. एक बंदा कहता है मेरी बॉडी पे 100 चार्जेस अवेलेबल है, तो मैंने कहा नंबर अवेलेबल है ना, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बताओ. तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए Q = N करना पड़ेगा. N की वैल्यू 10⁻2 दिए हुए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा मेरा बेटू. दैट मींस 1.6 × 10⁻⁻17 कूलाम हो गया मेरा बच्चा पार्टी. बोलो हाँ, यस और नो मेरा बच्चा. तो Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻17 कूलाम हो गया. दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. होप सो क्लियर है. दिस इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि ओके. अब एक चीज समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको लिख लेना चाहिए. n कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा. n कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा. नहीं होगा मीन्स व्हाट? कहीं आप सोचे कि n की वैल्यू 0.2 होगी, नहीं होगी. n की वैल्यू 0.2 हो नहीं होगी. हमेशा n एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, प्लस माइनस हो जाएगा चलेगा. तो आप देखेंगे क्या है, कैसे है. देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स व्हाट. यहां से देखिए, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी is always an integral multiple of
बेसिक क्वांटम ऑफ द चार्जेस, या बेसिक सीधा करना, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सिंपल सा आंसर है। और Q इक्वल टू एन ई। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज रखे हुए मैंने। विच इज बिगर, कौन बड़ा है, अ कूलाम, एक कूलाम बड़ा है, या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बड़ा है। कूलाम बड़ा या कूलाम बड़ा, अ कूलाम, एक कूलाम चार्ज बड़ा है या इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है। अभी देख लेते हैं। यानी वो कहना चाहते हैं Q इक्वल टू एक कूलाम बड़ा या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ऑब्वियसली कौन बड़ा, अ कूलाम बड़ा, एक कूलाम बड़ा है, कूलाम चार्ज बड़ा है, तो आंसर आया अ कूलाम इज ग्रेटर। ठीक है, पर आगे क्या कहते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्रॉम वन कूलाम, एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। तो मेरा बच्चा सॉल्यूशन पे आता हूं, मुझे बोला कि Q अगर 1 कूलाम है तो N की वैल्यू क्या होगी, सीधा N इक्वल टू Q बाई ई। अगर किसी को ये बेसिक्स आते हैं तो मूव कर जाना, बट ये स्टार्टिंग है, अगर हो सकता है यहां पे पहले से चैप्टर पढ़ कर कोई देख रहा हो तो आप इसे स्किप कर जाना, क्योंकि लगेगा बेसिक है। बट जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, बहुत फ्रेश से पढ़ रहा है, उसके लिए रामबाण है, क्योंकि ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे कि आपको मजा आ जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कितना है, 1 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, कूलम कूलम काट दो, आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक चीज याद रखना, 1 को 1.6 से डिवाइड करूंगा तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आएगा। दैट इज द एन, दैट इज अ एन, दैट इज अ एन। ये हमारा एन है मेरा बच्चा, नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, अच्छा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है यार, पेपर में पूछा गया वो क्वेश्चन ने बोला इज इट पॉसिबल अ बॉडी हैव 0.8 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम चार्ज। क्या किसी बॉडी पे 0.8 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम चार्ज पॉसिबल है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई तो पॉसिबल है, और एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई तो पॉसिबल नहीं है। तो आप जब ये निकालोगे, देखो Q की वैल्यू 0.8 इंटू 10 की पावर -12 है, -19 से छोटा है, क्योंकि 1.6 इंटू 10 की पावर -19, जब ये ऊपर जाएगा तो ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो यस इट इज पॉसिबल। आप समझ पा रहे हैं मेरा बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ये -19 ऊपर जाएगा तो जो भी आंसर आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर +7 आ रहा है, +7 आ रहा है। और यहीं पर अगर ये -7 आ जाता तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फ्रैक्शन में पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसीलिए अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं और कहूं कि इज इट पॉसिबल अ बॉडी कैन हैव 2 इंटू 10 की पावर -25 कूलम चार्ज, क्या किसी बॉडी पे 2 इंटू 10 की पावर -25 कूलम चार्ज हो सकता है? आंसर कमेंट करके बताओ कि हां या ना। अब आगे बढ़ते हैं। अ कूलम ड्रॉन थ्रू अ पर्सन हेयर ऑन अ ड्राई डे, एक ड्राई डे में, कॉज मतलब एक इंसान के बालों पर ड्राई डे में उसे हेयर पे पास करते हैं, मतलब एक कॉन को, तो 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स लीव द पर्सन हेयर एंड स्टिक टू द कूलम। यानी 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स बालों से कंघी में चले गए। यानी एन कितना दिया है मेरा बेटू, एन 10 की पावर 22 गिवन है।
कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब। तो चार्ज कितना होगा, देख रहे हो सिंपल सा फॉर्मूला आ रहा है। आप कहोगे सर बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं है। बेटा पहला स्टेप चढ़ोगे नहीं, सीधा आगे चढ़ जाओगे तो कैसे पॉसिबल है। 10 की पावर 22 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पता है बेसिक से करो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा। 22 यानी 3 कूलाम, यानी इतना चार्ज अवेलेबल है। क्यू की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 की पावर 3 कूलाम चार्ज। गॉट इट द पॉइंट। तो कुल मिलाकर ये पॉसिबिलिटीज है। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, अगर हर एक सेकेंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज 1 कूलम फ्रॉम इट। मतलब ये पहले बता दूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन 1.1। तो देखिएगा ध्यान से क्या हुआ। एक बॉडी है ए और एक बॉडी बी ले लेते हैं। बॉडी ए से बॉडी बी पे 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड में ट्रांसफर हो रहे हैं। कब जाकर ये बॉडी बी 1 कूलम बन जाएगी, कब ये बॉडी जाकर 1 कूलम चार्ज बन जाएगी, आपको बताना है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझते हैं कि मेरे पास बाल्टी ए है और बाल्टी बी है। बाल्टी ए के अंदर बहुत सारी टॉफियां रखी हुई हैं और बाल्टी बी के अंदर फेंक देता हूं मैं। बाल्टी ए की टॉफियां बाल्टी बी के अंदर फेंक देता हूं, और वो भी कितनी, 2 टॉफियां हर एक सेकेंड में। आपको बताना है बाल्टी बी में 100 टॉफियां कब हो जाएंगी। समझ रहे हो, एक बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन फेंक दी जाते हैं बॉडी बी पे। आपको बताना है बॉडी बी पे कब 1 कूलम हो जाएगा। मैंने उसको कहा इसको बेहतर समझने के लिए, बॉडी ए पर कुछ बकेट में टॉफियां पड़ी है, उसको उठाया फेंक दिया बॉडी बी में, कब जाकर ये 100 टॉफियां हो जाएंगी, आपको आंसर बताना है। तो सिंपल, 100 को 2 से डिवाइड करो, 50 सेकेंड में ये आंसर आएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1 कूलम को इससे डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। आ जाता अगर ये दोनों के दोनों सेम वेरिएबल होते। ये नंबर में है और ये कूलम में है, ये नंबर है और ये चार्ज है। या तो कूलम को चार्ज बना दो, या तो कूलम को चार्ज बना दो, या इसे कूलम बना दो, जो मन करे वो करो। अब आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। मैंने कहा 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम 1 बॉडी टू, या मैं कह सकता हूं 1 बॉडी नहीं, बॉडी ए टू बॉडी बी, बॉडी ए टू बॉडी बी, बॉडी ए टू बॉडी बी, फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी इन 1 सेकेंड 10⁹ मैं कहूं ये नंबर है बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बोल दूं मैं। बेटा आपको ये समझना है, ये नंबर है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बॉडी ए से बॉडी बी में। आपको बताना है कि टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर होगा। अगर आप टोटल चार्ज की बात करेंगे ना, तो Q इक्वल टू एन, एन कितना है 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो मेरा बच्चा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम चार्ज हर एक सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं ये कहूं इस स्टेटमेंट को चेंज करके कि 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम चार्ज हर एक सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है नहीं। अब एक फायदा हो गया, ये कूलम हो गया, ये कूलम हो गया, और ये भी कूलम है, सेम यूनिट है। नाउ वी कैन डिवाइड। मैंने कहा व्हेन द बॉडी B will get 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब बॉडी B कब 1 कूलम गेट कर लेगा? अब आप डिवाइड कर सकते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर
10 कूलाम पर सेकेंड, यानी डिवाइड करोगे 1 और 1.6 को तो आप याद रखना 6.25 आता है, इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड्स लग जाएंगे, तब जाकर वो बॉडी बी 1 कूलाम बन जाएगी। होप सो क्लियर है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा नाउ, बड़ा नंबर है ये, नाउ कन्वर्ट इनटू ईयर। चलो यार इसे ईयर में कन्वर्ट करते हैं। नाउ कन्वर्ट इनटू ईयर। अगर मैं इसे ईयर में कन्वर्ट कर दूं तो 1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1 कूलाम, सॉरी ईयर में कन्वर्ट कर रहा हूं, सॉरी 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड्स। मैंने कहा 365 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स। जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग 198 ईयर, अप्रॉक्स बोल दूं 200 साल लग जाएंगे इसे 1 कूलाम बनने में। 200 साल, सीरियसली ये इतना बड़ा चार्ज है सर? यस, ये इतना बड़ा चार्ज है मेरे बच्चे। 1 कूलाम आप छोटी मोटे चार्ज मत समझिए, 1 कूलाम एक बहुत बड़ा चार्ज होता है मेरे बेटे। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरा बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, अगला क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2 है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर? एक कप पानी में कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे ये आपको बताना है। चलिए भैया, एक कप जल ले लेते हैं, एक कप जल ले लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे यार। एक कप जल ले लेते हैं, एक कप पानी में कितना चार्ज अवेलेबल है ये बताना है, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं मेरे बच्चों। सर हमें कैसे पता चलेगा? मैंने कहा देखो ध्यान से, हमें चार्ज निकालना है। तो मैंने क्या कहा, लेट अ कप कंटेन 90 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ H2O। 90 ग्राम पानी रखा इसने। अच्छा 90 ग्राम ही क्यों लिया? वैसे एनसीईआरटी में 250 ग्राम्स दिया हुआ है, 90 इसलिए लिया, अभी मजा आएगा। तो गिवन मास क्या हो गया मेरे पास? मेरे पास जो गिवन मास आ गया वो ये आ गया, गिवन मास 90 ग्राम आ गया मेरे बेटा। अब गिवन मास 90 ग्राम आ गया, चलो ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनो, मैंने ये भी बोला कि मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ H2O। यार 2 इंटू H प्लस O 18 ग्राम। वाटर का गिवन मास मुझे 90 ग्राम लिया मैंने, लेट किया, और 18 ग्राम मोलर मास होता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। है सर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के क्या ही फायदा होने वाला है? मैं बताता हूं अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद क्या फायदा होगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख लो। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखा, यानी 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, यानी 5 मोल्स आ गए हमारे पास। आपका मन करे इसे और इजी करना है तो आप इसे 18 ग्राम ले लो, 18 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा और मजा आ जाएगा। अभी नंबर ऑफ मोल्स आए, तो नंबर ऑफ मोल्स आए तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ गए तो भैया मुझे तो चार्ज पता चल जाएंगे। कैसे पता चलेंगे? आप देखो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स 5 है। मैंने कहा अगर नंबर ऑफ मोल्स 5 है मेरे पास, कहता हूं 1 मोल ऑफ H2O have 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स के पास तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो मैंने कहा 1 मोल के पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 5 मोल्स के पास कितने होंगे? ऑफ H2 हैव 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 5 मोल के पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। यार मैंने ना क्या किया, एक कप पानी लिया, उसे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला, क्योंकि मोल्स निकाल लूंगा तो मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा।
मॉलिक्यूल्स, आप देखना वाटर के एक मॉलिक्यूल्स के पास वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O have 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्ज। ओए पांडे सर कैसे आ गया ये 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव? आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। यस सर। तो मैंने कहा कि 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव है ना, क्योंकि H2O, आप यहां पर मास ना डाल के आप एक काम करो ना, एटॉमिक नंबर डालो 2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, 10। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितना एटॉमिक नंबर है हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अवेलेबल है। तो मेरा बच्चा 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव हुआ, यानी एक मॉलिक्यूल्स के पास इतना है। तो मैंने कहा हेंस 6.022 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैव कितना चार्ज? हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कितना होगा? देखो एक के पास इतना, तो इतने लोगों के पास 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 5। क्या ये n की वैल्यू नहीं आ गई? नंबर ऑफ चार्ज नहीं आ गए? अगर नंबर ऑफ चार्ज आ गए देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इक्वल टू NE। n की वैल्यू आपके पास है 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आंसर आप कमेंट करके बता दो। इतनी मेहनत का इतना तो फल दे दो कि आप आंसर कैलकुलेट करके बताओ कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। मजा आएगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेना, वैसे मैं इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। आगे देखते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉपर पेनी से, ताकि अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁷ कूलम बन जाए। यानी आपको कहता है मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूं, कितने, देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू रिमूव, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं। आप एक बात समझ रहे हो, मैंने कहा था अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो आप एक समझिए ना कि कितने कूलम की बॉडी बनानी है मुझे बनानी है Q 10 की पावर -7 कूलम दिया हुआ है, n निकालना है। सो सिंपल, n निकालना है तो क्या होगा? Q इक्वल टू NE, n इक्वल टू Q अपॉन में E। 1.6 सॉरी कितना दिया है? 10 की पावर -7 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आप डिवाइड करोगे, बार बार कह रहा हूं, 1 और ये 1.6 डिवाइड होकर ये आता है 6.25, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 12, एक और कम करना पड़ता है तो ये 11। इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे मुझे, अच्छा मैं आपको बता दूं, घबराना मत, 1.6 डिवाइड होता है 0.625 आता है, तो इसी को हमने सॉल्व करके यहां पे ये लिया, तो घबराना नहीं। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैलकुलेट करो, जबकि चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये होता है। सुनो, अल्फा पार्टिकल आपके पास बार बार आएगा। अल्फा पार्टिकल अभी से याद करके चलना। अल्फा नथिंग एल्स, इट इज अ हीलियम पार्टिकल। हीलियम को ही हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मतलब ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ट्वाइस चार्ज होता है। अब जब 2e होता है
तो आंसर आ गया Q इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यानी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये Q की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे। वाह, अब देखो आपको लग रहा होगा बेसिक बेसिक्स है, पर भाई साहब अभी आप आगे बढ़ते जाओगे ना, चार्ज के ऊपर जितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश की है मैंने। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल सा कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसे बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास उसमें दो बॉडीज हैं ए और बॉडी बी, और दोनों के दोनों क्या है, अनचार्ज्ड है। अनचार्ज का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव भी उतना ही है और नेगेटिव भी उतना ही है। अब हमने इसको किसी तरीके से हिलाया, रब कराया, दोनों बॉडी आपस में टकराई। एक बॉडी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा बॉडी उसे उतना ही गेन कर लेगा, तो ये उतना ही प्लस बन जाएगा, वही इतना ही माइनस बन जाएगा, ये उतना ही माइनस बन जाएगा। तो नेट चार्ज पहले भी टोटल चार्ज जब ये अनचार्ज थे तो इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, 0। बाद में टोटल चार्ज कितना हो गया दोनों को जोड़ने के बाद, वो भी 0। तो इनिशियल जितना था उतना ही फाइनल होगा, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये याद रखना मेरे बच्चे। और चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। When a glass rod is rubbed with a silk, अब आपको आंसर खुद ही मिल जाएंगे। जब ग्लास रॉड को मैं सिल्क से रब करता हूं, बोथ एक्वायर चार्ज, दोनों चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? अब इलेक्ट्रिफिकेशन का सोर्स क्या, मतलब चार्ज आए कैसे? मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब दो बॉडीज आपस में रब होती है तो एक का वर्क फंक्शन कम होता है, एक का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो पॉजिटिव बन जाता है। तो दो बॉडीज में से एक क्या होता है, रबिंग की वजह से चार्ज क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर्ड हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। और बेसिक क्या रीजन है, वर्क फंक्शन। तो आप इसे पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ड्यूरिंग द रबिंग इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क, द ग्लास रॉड एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, और वहीं पे जो सिल्क होगा वो एक्वायर कर लेगा नेगेटिव चार्ज। होप सो क्लियर है मेरा बेटू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, इज द मास ऑफ अ बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग? जब हम एक बॉडी को चार्ज बॉडी बना रहे होंगे, जब एक बॉडी को हम चार्ज बॉडी बना रहे होंगे तो क्या मास पे भी इफेक्ट पड़ेगा? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम एक बॉडी को चार्ज बॉडी बना रहे हैं, सुनना, हम इफ द मास इफेक्टेड ऑन द चार्जिंग, देखिए अगर हम एक बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर करके उसे नेगेटिव बना रहे हैं, हो भाई साहब इलेक्ट्रॉन इज द रिस्पॉन्सिबल वन, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो बॉडी नेगेटिव बनती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है तो बॉडी पॉजिटिव बनती जा रही है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है ना, तो यस इसका मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट जो बॉडी चार्ज हो रही होगी उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से वो मास इंक्रीज हो जाएगा। तो आइए जरा आंसर देख लेते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ डेफिनेट मास, द मास ऑफ अ बॉडी स्लाइटली इंक्रीज, बढ़ जाएगी क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। होप सो आप एक एक करके चीजों को समझ पा रहे होंगे, आराम से चीजें समझ में आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट, चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। A comb run through one dry hair attract small bit of paper. क्यों अट्रैक्ट कर लेता है? जब हम ड्राई हेयर पे कंघी चलाते हैं तो वो पीस ऑफ पेपर को क्यों अट्रैक्ट कर लेता है? मैं आपको बताता हूं। जब आप कंघी को रब कर रहे होते हैं, हेयर के ऊपर चला रहे होते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से कॉम्ब जो है चार्ज हो जाती है। चलो ठीक है, चार्ज हो गई, पर पीस ऑफ पेपर क्यों अट्रैक्ट करता है? ये मान लीजिए पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है और यहां पे हमारी कंघी है, ये कॉम्ब है, ये पीस ऑफ पेपर है।
जब एक चार्ज बॉडी को एक दूसरी बॉडी के पास लेकर आया जाता है तो यहां पर पोलराइजेशन होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इस बॉडी पे इसके नेगेटिव इस साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव इस साइड चले जाते हैं। दिस इज ऑफ पोलराइजेशन। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना कि एक बॉडी है आपके पास, ये अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज मतलब इसके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पर जैसे ही दूसरी बॉडी, एक पॉजिटिव बॉडी इसके पास लेकर आऊंगा तो पॉजिटिव बॉडी लेकर आने के बाद इसका हाल पता क्या होगा, ये बॉडी के नेगेटिव इस साइड आएगा और पॉजिटिव इस साइड आएगा। क्यों? क्योंकि ना यहां पे अट्रैक्शन आएगा और ये खुश हो जाएगा, अरे भैया 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 पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। तो इलेक्ट्रॉन तो देखने के लिए पहुंच जाएगा, बेचारा ये रूठ जाएगा और रूठ के क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे बेटू। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, एक पोलराइजेशन की वजह से चार्ज डेवलप्ड होगा। ओके, ठीक है। व्हाट हैपेंड इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज इन अ रेनी डे। अगर बारिश का दिन है या बाल गीले हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो कॉम्ब पे चार्ज नहीं आएगा और फिर वो चार्ज को गेन नहीं करेगा और वो अट्रैक्ट नहीं करेगा पीस ऑफ पेपर को। आप इसका आंसर आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट, यही आंसर होगा जो मैं बोल रहा हूं। अब आते हैं, ऑर्डिनरी रबर इज अ इंसुलेटर। ऑर्डिनरी रबर इंसुलेटर होते हैं, बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ अ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के टायर्स जो होते हैं स्लाइटली कंडक्टिंग बनाए जाते हैं। व्हाई दिस इज नेसेसरी, ऐसा क्यों जरूरी है? देखो यार, आप सोचोगे चार्ज के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन क्यों लेकर आ रहा हो। चार्ज के ऊपर क्वेश्चन लाने के पीछे रीजन है कि वो आपका कहीं से भी किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनाएगा तो आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर दे दोगे। देखो, जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है या तो फ्रिक्शन होता है एयर का, एयरक्राफ्ट के साथ एयर फ्रिक्ट की उसकी वजह से, उसके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे चार्ज आते हैं। जब वो लैंड करता है तो लैंड करते वक्त अगर टायर स्लाइटली कंडक्टिंग नहीं होते तो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो सारा का सारा ग्राउंड हो जाता है, क्योंकि स्पार्क होता, जब वो लैंड करेगा तो टायर में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन में स्पार्क होगा, स्पार्क की वजह से आग पकड़ सकता है और डैमेज हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से हमें उसे क्या बनाना होता है, स्लाइटली कंडक्टिंग बनाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए बॉडी के ऊपर। गॉट इट द पॉइंट? आंसर यही लिखा होगा। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन के ऊपर। चार्ज के ऊपर भी एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड ऑन अ चार्ज। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है मेरा बेटा, दो चार्ज है, स्फीयर है, सेपरेटेड बाय 2 mm डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स? कौन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा? अच्छा, अट्रैक्टिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होना जरूरी है? ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव है। ये हो ही नहीं सकता, ये भी पॉजिटिव है। बट एक माइनस क्यू है, -4 है। -q और -4, ऑब्वियसली ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा हमारा? +2q -2q इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, कंसीडर एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है उसके ऊपर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। देखो अभी भी मैंने बताया ना, अब भी बताया मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज हमने आउटसाइड रख दिया। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन, नेट चार्ज क्या होगा? अब आपको बता रहा हूं, बेचारा ये वाला जो है रूट के ये इधर आ जाएगा अट्रैक्ट होकर और रूट के इधर आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव साइड, पॉजिटिव इस पे, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, जिससे कि नेट चार्ज जो आएगा वो हमारा 0 होना चाहिए। तो नेट चार्ज 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरा बेटा? ध्यान से सुनो। अब आता है, अ कॉम्ब रन थ्रू वन ड्राई हेयर अट्रैक्ट अ स्मॉल बिट ऑफ पेपर। ये क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो देखते हैं, कॉम्ब इज गुड कंडक्टर नहीं, पेपर इज गुड कंडक्टर नहीं, द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज। पोलराइज वाला रीजन भी बताया था कि जब कॉम्ब के पास वो पीस ऑफ पेपर आ जाता है तो क्या होता है कि वो पेपर क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जिससे कि यहां पर अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है।
तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. होप सो क्लियर. Charge on a body is an integral multiple of electron. It implies the law of कौन? Quantization of charge. Quantization of charge ही तो कहता है total charge present on the body is the integral multiple of electronic charge. अब है a body has a charge इतना, एक बॉडी पे इतना चार्ज है. क्यू कितना है? -2 माइक्रोकूलम. इट हैज इतने प्रोटॉन्स, इसके पास इतने प्रोटॉन्स हैं. 2.5 इंटू 10 की पावर 13 प्रोटॉन्स हैं. देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉडी? मैंने क्या कहा? टोटल चार्ज जो बॉडी पे मौजूद होता है वो इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू एन ही होता है ना, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इन दोनों के सम के बराबर होता है. क्यों? मुझे ऑलरेडी गिवन है 2 इंटू मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग यहां पे 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता नहीं. ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास है 2.5 इंटू 10 की पावर 13 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19. अब मेरा बच्चा इसको इधर लेकर आएगा और NE की वैल्यू निकालेगा और ये आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका कितना आंसर आ रहा है. ये मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ. प्रोसेस बस सॉल्व ही करना है आपको. इन द प्रोसेस ऑफ अ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी. अगर प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? उसका मास क्या, उस बॉडी का मास बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से? यस, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी. नेगेटिवली चार्ज बॉडी देखो, चार्जिंग में मैंने आपको पहले ही भी बता दिया, अगर एक बॉडी चार्ज हो रही है तो जो डोनेट करिए वो प्लस बन जाती है, जो गेन करिए वो नेगेटिव. तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे ना, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसका मास बढ़ जाएगा. तो स्लाइटली इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट स्लाइड चार्ज की पूरी तरीके से खत्म होती है. होप सो चार्ज अच्छी तरीके से समझ में आएगा. अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कूलाम्स लॉ करेंगे और कूलाम्स लॉ के सारे ही न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो मेरे बच्चे इतना कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. होप सो समझ में आएगा. कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप सभी को राधे राधे.